हिंदुस्तान भर की खबरें 18 मिनट में। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को उनके निजी आवास पर निधन हो गया। वह 63 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनोहर पर्रिकर को शाम 5 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले 4 बजे मीरामार के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी। पणजी के बीजेपी दफ्तर में मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बीजेपी ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। आज केंद्रीय कैबिनेट में मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट बैठक के दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बीजेपी पार्टी कार्यालय में मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने बीजेपी नेता नितिन गडकरी भी पहुंचे। सीएम मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी दफ्तर के बाद मनोहर पर्रिकर को पणजी के कला अकादमी में रखा गया, जहां लोगों ने पर्रिकर के अंतिम दर्शन किए। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। रविवार को पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और उनकी हालत बेहद नाजुक थी। मनोहर पर्रिकर एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। जयपुर में संवाद कार्यक्रम को रद्द कर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे इंसान थे और बहुत सादगी वाली जिंदगी जीते थे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर ने सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ किया। ये एक कुशल राजनेता और गोवा के पॉपुलर एक पर्सन, जिसने सार्वजनिक जीवन में बहुत डेवलपमेंट भी किया और वो एक सुलझे हुए इंसान थे सार्वजनिक जीवन में। विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, लेकिन आज जो सार्वजनिक जीवन में उनके जाने से, उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है, वो क्षति भरी नहीं जा सकती। हमारी उनको विनम्र श्रद्धांजलि है और ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की। अजमेर शहर भाजपा ने इंडोर स्टेडियम में पर्रिकर को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर पर्रिकर के निधन पर शोक जताया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि वे निःशब्द हैं। सुशील और सादगीपूर्ण राजनीति का चेहरा आज खो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। स्मृति पर्रिकर के कार्यों को याद किया। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि पर्रिकर सादगी भरा जीवन जीते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्रिकर के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गोवा के सीएम के निधन से बेहद दुखी हूं। वो बीते 1 साल से बीमारी से पूरी जीवटता के साथ संघर्ष कर रहे थे। राहुल गांधी ने पर्रिकर को याद करते हुए कहा कि पर्रिकर पार्टी लाइन से ऊपर थे और गोवा के सबसे अच्छे लोगों में से थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर उनसे मुलाकात की यादें भी साझा की। साथ ही पर्रिकर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पर्रिकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लंबे वक्त से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का जाना दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिवार को शक्ति दे।
मनोहर पर्रिकर के निधन के चलते आज होने वाले बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी रद्द हो गई है। बीजेपी ने गोवा के नए सीएम का ऐलान कर दिया है। स्पीकर प्रमोद सावंत मनोहर पर्रिकर की जगह गोवा के नए सीएम होंगे। थोड़ी देर में नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गंगा यात्रा के जरिए पूर्वी यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने अपनी गंगा यात्रा से पहले संगम किनारे लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रियंका घाट के लिए रवाना हो गई। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो मनैया घाट के लिए रवाना हुई। गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी के साथ स्टीमर में युवाओं और छात्र छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल भी सवार हुआ। प्रियंका ने उनके साथ शिक्षा, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। अपनी गंगा यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रियंका ने कहा, सरकार कुछ गिने चुने लोगों के लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा के लिए मनैया घाट पर उनके सैकड़ों समर्थक जमा थे। जैसे ही प्रियंका यहां पहुंची तो उन्होंने अपने समर्थकों को देख प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने पहुंची। प्रियंका की सुरक्षा के लिए एक घेरा बनाया गया था, जिसे तोड़ते हुए प्रियंका ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। यूपी के प्रयागराज पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दादी इंदिरा गांधी की बचपन की एक तस्वीर के जरिए भावुक ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा, स्वराज भवन के आंगन में बैठे हुए वह कमरा दिख रहा है जहां मेरी दादी का जन्म हुआ। प्रियंका ने ट्वीट में आगे कहा कि रात को सुलाते हुए दादी मुझे जॉन ऑफ आर्क की कहानी सुनाया करती थी। आज भी उनके शब्द दिल में गूंजते हैं। कहती थी, निडर बनो और सब अच्छा होगा। प्रियंका ने ट्वीट में आगे कहा कि रात को सुलाते हुए दादी मुझे जॉन ऑफ आर्क की कहानी सुनाती थी। आज भी उनके शब्द उनके कानों में गूंजते हैं। कहती थी, निडर बनो, सब अच्छा होगा। प्रियंका गांधी के दौरे के पहले दिन ही कांग्रेस ने दूसरे दलों के लिए गुड जेस्चर और बड़ा दिल दिखाते हुए 7 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। राज बब्बर ने बताया कि अखिलेश यादव, मुलायम, मायावती और डिंपल यादव समेत बड़े चेहरों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस यूपी में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आजाद है। 7 सीट छोड़ने का भ्रम न फैलाए। कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए हमारा गठबंधन काफी है। मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का गठबंधन बीजेपी को हराने की काबिलियत रखता है। वहीं मायावती और अखिलेश के कांग्रेस पर हमले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये तीनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। इन तीनों की मिली भगत है। केवल दिखावे के लिए एक दूसरे पर बयान दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है, जो 25 मार्च तक चलेगा। आज दिल्ली में लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस फिर मंथन करेगी। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के लिए खुद सीएम कमलनाथ दिल्ली में रहेंगे और आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। एमपी में आज कांग्रेस प्रचार अभियान समिति और क्षेत्रीय प्रचार समिति के लोकसभा समन्वयकों की बैठक होगी। ये बैठक राजधानी रायपुर के राजीव भवन में होगी। लोकसभा प्रत्याशियों के नाम आज शाम छत्तीसगढ़ बसपा घोषित करेगी। बसपा प्रदेश प्रभारी एमएल भारती ने बताया कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने नामों पर मुहर लगा दी है। कमलनाथ और सिंधिया दोनों ने दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा था कि वो मध्य प्रदेश के जो 4-5 टफ सीटें हैं वहां से चुनाव लड़े। दिग्विजय सिंह ने आज सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट किया है जिसमें टफ सीट के चुनाव लड़ने का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। दिग्विजय ने कहा कि जब 1970 में जनता पार्टी की लहर थी तब मैं राघोगढ़ से जीत कर आया था। चुनौतियां स्वीकार करना मेरी फितरत है। साथ ही दिग्विजय ने यह भी कहा कि जो मेरे नेता राहुल गांधी कहेंगे और जहां से कहेंगे मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं।
दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 5 सीटों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। बैठक में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान सहित रामविलास पासवान और पशुपति कुमार पारस भी मौजूद हैं। पटना एयरपोर्ट पर सांसद रामचंद्र पासवान ने कहा कि बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पुराने उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताएगी। बिहार में आरजेडी ने महागठबंधन में खटपट से इनकार किया है। आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन एकजुट है, सबका एक ही मकसद है, बीजेपी को क्लीन बोल्ड करना। बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि महागठबंधन में सब ठीक है, जल्द ही सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया है। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी की जीती हुई गया, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, सीवान और झंझारपुर जेडीयू के खाते में गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपना नाम बदल लिया है। उन्होंने मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन के तहत अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलते हुए चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। इससे पहले ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी था। पीएम ने कैंपेन के तहत यह नाम दिया है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने भी ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ लिया है। इसमें पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हैं। शिवराज ने ट्विटर हैंडल का नाम बदल लिया है। अब चौकीदार शिवराज सिंह चौहान नाम हो गया है। पीएम मोदी के चौकीदार वाले स्लोगन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने चुटकी ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश की जनता जानती है कि इनकी चौकीदारी में कई लोग देश का पैसा लेकर भाग गए। पीएम मोदी और बीजेपी के मैं भी चौकीदार हूं मुहिम पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा है। सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाई साहब, यह चौकीदार बड़ा हाईफाई है, बड़े बंगले में रहता है और बड़ी गाड़ियों में घूमता है, महंगे सूट पहनता है। एमपी में कई दिग्गज सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता अपने हाथ पर मैं भी चौकीदार हूं का टैटू बनवाते नजर आए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हफ्ते तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और पीएम मोदी के फॉलोअर्स इस अभियान के चलते अपने हाथ पर टैटू बनवा रहे हैं। अहमदाबाद में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के कार्यक्रम में जोरदार हंगामा हुआ। पीएएसएस ने स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन अल्पेश ठाकुर का फोटो नहीं होने पर दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे चले। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और बीजेपी की ओर से चलाए गए चौकीदार कैंपेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब देश चौकीदार को चोर बुलाने लगा, तब मोदी जी ने पूरे बीजेपी को ही चौकीदार बना दिया। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने राफेल मामले को लेकर भी मोदी को जमकर घेरा। राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों की सीटों पर चल रहे विरोध पर गहलोत ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और पूरी तरह बीजेपी बिखर चुकी है। वहीं प्रियंका गांधी की बोट यात्रा पर भी सीएम गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यूपी की समस्या और मुद्दों को उठा रही हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार उतारेंगे और मंत्री विधायक भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। कोटा में भामाशाह मंडी में खरीद प्रक्रिया को सरल करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत धरने पर बैठे हैं। साथ ही पूर्व विधायक राजावत ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को 8 दिन के अंदर नहीं माना गया तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जयपुर के नारायण नगर में निगम के दस्तों ने जबरन लोगों के घरों से गायों को ले गए, जिससे गुस्साए लोगों ने निगम के खिलाफ सड़क पर उतर गए और निगम के पशु संरक्षण अधिकारी राकेश गुप्ता को कार में ही बंधक बना लिया। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक कालीचरण सराफ ने गायों को वापस दिलाने को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप है कि मेयर सब जानते हुए भी अनजान है।
कोटा में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर श्रीगंगानगर के हिंदुमलकोट बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है। अब तक 7वीं बार पाकिस्तान ड्रोन बॉर्डर पर दिख चुका है।